मैं कुलदीप तिवारी। आज हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संयोजक रघु ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है नज़दीक आ गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या रणनीति उनकी चल रही है, क्या कहेंगे सर आप? लोकसभा के चुनाव हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। वैसे हर बार ही महत्वपूर्ण होते हैं, पर ये चुनाव का जो कालखंड है, ये कालखंड देश के एक बड़े हिस्से में चिंता का विषय है। एक हिस्सा ऐसा महसूस करने लगा है कि ये चुनाव कहीं देश में आखिरी चुनाव तो नहीं होंगे, या इसके बाद संविधान का जो स्वरूप है कहीं बदल तो नहीं जाएगा। इसलिए इस चुनाव का बहुत महत्व है। हालांकि जनता के मन में जितनी चिंता है, उतनी चिंता हमें विपक्षी दलों के मन में नज़र नहीं आती है या उनके काम में नज़र नहीं आती है, क्योंकि विपक्षी दल केवल अपनी सत्ता के लाने के लिए, सत्ता में आने के लिए बेचैन तो लगते हैं, परंतु उनके पास में कोई ठोस कार्यक्रम जैसी चीज अभी तक सामने नहीं आई है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हिस्सेदारी कर रही है। हम छत्तीसगढ़ में भी एक सीट लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी हम लोग का एक दिन का कैंप है 10 तारीख को, उसमें हम लोग तय करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ लड़ेंगे। एक आध सीट यहाँ भी लड़ेंगे। पर बिहार में एक मोर्चा बना है जो कमज़ोर तबकों का मोर्चा है। उस मोर्चे में 3 संगठन काम कर रहे हैं और उसमें लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है। वो मोर्चा जरूर प्रयास कर रहा है कि बिहार की सभी सीटों पर चुनाव में लड़ाए, 40 सीट पर चुनाव लड़ाए। हम तो चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक कार्यक्रम आधारित मोर्चा बने। वो मोर्चा का फोकस, मूल दृष्टि है वो कार्यक्रम पर हो, वो सत्ता पर ना हो। परंतु जो बड़ी पार्टियां दिखती हैं उनके लिए कार्यक्रम महत्वहीन है, उनके लिए केवल सत्ता पाना महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसलिए प्रतिपक्ष का जो स्वरूप है बड़ा बिखरा हुआ सा है, पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव महत्वपूर्ण है। अभी आपने बिहार का मुद्दा उठाया, बिहार की बात कही, तो बिहार को जो नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम के नाम से जाने लगा है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप कि इस तरह से सत्ता के दुरुपयोग करके ये हर बार पार्टियां चेंज कर देते हैं, मुख्यमंत्री खुद स्वयं जाके बन जाते हैं, क्या ये सही है? या ये कहेंगे कि ये केवल जो जनता का जनादेश है उसका गला घोटने का काम किया जा रहा है? देखिए, आपकी ये दोनों बातें सही हैं कि नीतीश जी ने जनमत का गला भी घोंटा है और नीतीश जी ने राजनीतिक दलों के नेताओं की साख को बहुत खत्म किया है। अकेले उनका ही अपमान नहीं हुआ है, बल्कि देश में एक आम राजनीतिक नेता है, उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चलने लगने लगे। लोग कहते हैं कि साहब नीतीश ऐसा कर सकते, कोई भी कर सकता है। नीतीश कुमार के पलटने के पीछे जितने गुनहगार नीतीश कुमार हैं, करीब करीब उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो उनको उसी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। दरअसल इसमें एक बड़ी भूल कांग्रेस पार्टी की है। हमको याद है कि आज से करीब करीब 10 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव वहाँ हो रहा था, तो उस समय आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद जी उम्मीदवार थे। नीतीश कुमार जी अलग समता पार्टी में थे, वो उम्मीदवार थे, और कांग्रेस पार्टी का भी इनके साथ तालमेल हुआ था। उस समय श्री राहुल गांधी जी ने सीधे नीतीश कुमार को बुला करके उनके साथ पत्रकार वार्ता करके कहा कि मुख्यमंत्री के हमारे प्रत्याशी नीतीश कुमार होंगे। तो उस दिन उनको याद नहीं आया कि लालू यादव में कमियां होंगी, उनके ऊपर आरोप होंगे। मैं व्यक्ति के तौर पर उनसे बहुत मतभेद रखता हूं, उनके साथ नहीं हो सकता हूं, परंतु जिस एक मुद्दे पर ये लोग लड़ रहे हैं, केवल तथाकथित सेकुलरिज्म, उसको मैं सेकुलरिज्म भी नहीं मानता हूं, पर तथाकथित सेकुलरिज्म, और इनके सेकुलरिज्म का मतलब केवल भाजपा का विरोध है। तो भाजपा के विरोध के नाम पर लालू प्रसाद एक ऐसा आदमी है
शायद देश के सत्ताधारी लड़ने वाले लोगों में एक पात्रस आदमी है कि जो कभी भाजपा के साथ नहीं गया, पर उनकी नीतियां चाहे जो गड़बड़ हो, उनके आचरण की गड़बड़ हो, उनके खिलाफ आरोप, पर एक प्रतीकात्मक रूप से भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है। तो जिस दिन राहुल जी ने सीधी पत्रकार वार्ता करके नीतीश के साथ में नीतीश को ऐलान किया, वो लालू को पीछे धकेला, तो क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? इसके बाद जब नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ के आए, इनके साथ सरकार बनाई, वो फिर चले गए भाजपा के साथ। तो फिर उन्हें दोबारा वापस लाने का जब फैसला किया तो वह फैसला का गलत नहीं था। भाई आदमी लगातार अपने चरित्र बता रहा है, अपना दल बदल कर रहा है, अपने मुख्यमंत्री पद को लेने के लिए यहाँ से वहाँ पलट रहा है। तो जितना अपराधी या दोषी पलटू राम है, उतना ही अपराधी और दोषी में लेतू राम को भी मानता हूँ कि जो उनको स्वीकार करते हैं, जिन्होंने उनको स्वीकार किया है। स्वीकार करने वाले भी अवसरवादी हैं कि साहब ये सरकार गिर जाए, हमारी सरकार बन जाए। तो कुल मिला के नीतीश कुमार हैं जो पलटू राम के नाम से अब बहुत फेमस हो चुके हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया और उनको इकट्ठा करने का काम नीतीश बाबू ने किया। अब वो नीतीश बाबू ही उसे इंडिया गठबंधन से बाहर चले गए, जिन्होंने इकट्ठा करने का काम। देखिए क्या है कि इकट्ठा करने का काम उनने किया, ये भी मैं नहीं मानता। इकट्ठा करने के काम के पीछे तो कोई अगर एक व्यक्ति था तो लालू प्रसाद था, जो साहस दे रहा था कि करो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा अपार है। तो कई बार अपार महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो आदमी के लिए गले का हार के बजाय गले की फांसी बन जाती है। तो उन्होंने जब ये इकट्ठा करने का प्रयास शुरू किया था तो उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण बनी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती थी कि अगर वो सबको इकट्ठा करने का प्रयास किसी इकट्ठे नहीं हो सकते। एक गैर कांग्रेसी धड़ा भी है जो भाजपा के पक्ष में नहीं है पर जो इसमें रहेगा, तो इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को उस पर समर्थन किया। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि सब लोग मिलकर उनके लिए उसका कन्वीनर बना देंगे या प्रधानमंत्री का दावेदार बना देंगे। अब लोग आकर प्रधानमंत्री का दावेदार तो बन नहीं पाए और प्रधानमंत्री बनना भी नहीं है, तो फिर चलो वापस चले, कम से कम कुर्सी सुरक्षित रहे। क्योंकि इस चुनाव के बाद में उनकी पार्टी को कितनी सीट मिलती इस पर वो आश्वस्त नहीं थे। तो नीतीश जी को भी कुर्सी चाहिए है, तो कुर्सी जहाँ जहाँ जाएगी, एक कुर्सी के लिए जनता के जनादेश का गला घोंट देते हैं ये नेता लोग। देखिए, जनता के जनादेश का गला तो खुद जनता घोंटती है। सबसे बड़ी अपराधी जनता है। क्या हिंदुस्तान की जनता ने कभी दल बदल के खिलाफ में मतदान किया है? 2019 और 20 का आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा के साथ चले गए। जब वो चुनाव लड़े तो केवल एक इमरती देवी हारी, बकाया सब जीत गए। तो अगर जनता ही दल बदल को वोट देती है और दुगने वोट से जीते तो गुनहगार जनता नहीं क्या? जनता भी बड़ी अपराधी है। मुख्य अपराधी मैं जनता को मानता हूँ। नेता जो लोग हैं, जो लोग ये दल बदल कर रहे हैं, ये अवसरवादी हैं। मैं मानता हूँ कि नेतृत्व का काम ये होता है कि वो एक नैतिक मूल्य स्थापित करे। तो ना आज के जो राजनेता हैं ये नैतिक मूल्य स्थापित कर रहे हैं, न जनता कर रही है। समूचा देश जो है वो अनैतिकता के बहाव में बह रहा है। जैसे कि जो जनता है, एक तरफ सत्ताधारी दल पार्टी और दूसरी तरफ विपक्ष जोर शोर लगाने में लगा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं अखिलेश भी हमलावर हैं पार्टियों को लेके। कोई मोदी पर हमला बोल रहा है। तो इस तरह की जो आज राजनीति हम देख पा रहे हैं कि केवल सत्ता के मद में भारतीय जनता पार्टी चूर हो चुकी है, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस दिल में देश और में कई बार समय समय पर मुद्दे उठते रहे हैं कि ईवीएम। अपन एक एक की चर्चा करें। एक तो जो आपने शुरू में याद की भी
तो कुलदीप जी, मेरी राय ये है कि देश में दो पक्ष हैं। प्रतिपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। या जो प्रतिपक्ष है वो दिखता नहीं है। इस देश में इस समय दो ही पक्ष है। एक सत्ता पक्ष है जो सत्ता पर बैठा हुआ है, और दूसरा सत्ताकांक्षी पक्ष है जो बैठ नहीं पाया पर बैठने की चिंता भी दिखाता लगा हुआ है। तो सत्ता पर बैठा हुआ एक पक्ष और सत्ता के मोह में फंसा हुआ दूसरा पक्ष, कुल दो ही पक्ष। तो आज हम किस ये प्रतिपक्ष नहीं है जी। प्रतिपक्ष हम लोग हैं। प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि जिनकी नीतियां भिन्न हों, जो सरकारी पार्टी की नीतियों के प्रतिकूल या उससे भिन्न एक दूसरा मॉडल रखें। कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी पार्टियां उनके विरोध में हैं, इनका मॉडल क्या है? सीपीएम जब पश्चिम बंगाल में सरकार थी तो टाटा की नैनो कंपनी के कारखाना लगाने के लिए उन्होंने उन गरीबों की ज़मीनों को छीना था जो बरगा के साथ कहलाते थे, जिन्हें 20 साल पहले उन्हीं की सरकार ने ज़मीन दी थी। तो उनकी ही सरकार ने जिनको ज़मीन दी, जिन्हें तरक्की की, खेती की, उनकी ज़मीन को उठा के उन्हीं की पार्टी की सरकार ने टाटा को दे दिया। तो सीपीएम जो है दिल्ली में आज अगर भाजपा की सरकार है तो वहाँ तो कहेगी हाँ टाटा बिरला गलत है, परंतु जब बंगाल में जाएगी तो कहेगी ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी जी रामलला की पूजा करेंगे तो सीपीएम कहेगी साहब बड़ा गड़बड़ हो गया, धर्म तो अफीम के समान है। पर जब उनकी पार्टी के नेता बंगाल में काली जी की पूजा करेंगे या केरल में देवी की पूजा करेंगे तो वो सेकुलरिज्म है। तो ये जो दोमुखी जबान है, इस दोमुखी जबान पर जनता विश्वास नहीं करती है। यही इससे ही कांग्रेस पार्टी की भी है कि कांग्रेस पार्टी भी जिन बातों की आलोचना कर रही है उनके खिलाफ कुछ कहने को तैयार है क्या कि हम ऐसा करेंगे? क्या कांग्रेस से कहने को तैयार है कि अगर हमारी सरकार बन जाए, प्रतिपक्ष की सरकार बन जाए, तो हम WTO छोड़ देंगे, हम सारा जो डिजिटल हुआ इसको समाप्त कर देंगे, हम पब्लिक सेक्टर को वापस लाएंगे? अरे भाई, ये सारे जो पाप है, ये पाप तो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किए ना। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी तो WTO लागू हुआ, तब भी तो डिजिटल हुआ। तो ये जो विरोध के लिए विरोध है, अभी जनता इसके ऊपर विश्वास नहीं करती। हम लोग के साथ कठिनाई ये है कि अभी हमारी पार्टी दिख नहीं रही है। इस नहीं दिखने के पीछे हमको कोई तकलीफ नहीं है। इससे तकलीफ नहीं है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा नाम कोई बदनामी की सूची बनी। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर तमाम पार्टी को चर्चा आई है, कारपोरेट के चंदे को लेकर चर्चा आई है, पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नाते कहते हुए हमको गर्व है कि हमारी पार्टी ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में है ना कारपोरेट के चंदा में। अब इसके दुष्परिणाम भी है कि हम मीडिया में कम दिख पाते हैं, हमको जितना दिखना चाहिए नहीं दिख पाते हैं, परंतु अपने नीति से नहीं हट रहे हैं। तो प्रतिपक्ष तो हम लोग हैं जो अभी दिख नहीं रहे। जब हम अभी आपने अधूरी बात सुनी, दूसरी बात आपने और छेड़ी थी कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं जी। मुझे याद रहता पूरा। तो राहुल जी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी अपनी पार्टी का कार्यक्रम है और हमारी शुभकामनाएं हैं। कोई भी व्यक्ति यात्रा करता है तो कुछ और फायदा होना होता तो होता है कि उसे कुछ जनसंपर्क होता है, मिलता जुलना होता है। हालांकि ये जरूर है कि ये समय जो है ये यात्रा के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। समय थोड़ा चुनाव का समय था। इस समय ज़्यादा अच्छा होता कि आदमी अपने कार्यक्रम पर, अपनी पार्टी के गठजोड़ पर, अपने टिकट पर ध्यान देता। पर वो कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है, उनकी पार्टी है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। और तीसरी बात जो आपने EVM की कही है, तो मेरी ये मानता है कि चुनाव अगर लोग हार रहे हैं या चुनाव लोग जीत रहे हैं तो ये जनमत का प्रकट होना है, ये EVM का नहीं है। अगर हमारे देश की प्रतिपक्षी दल ये मानते हैं कि EVM से गड़बड़ी है तो चुनाव का बहिष्कार कर दें, कहे कि भाई जब तक EVM होगी नहीं लड़ेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। परंतु हम चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो EVM ठीक है, हार गए तो EVM खराब है, ये कहना उचित नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि EVM में एक सुधार होना चाहिए
अभी जो उसमें मत देने के बाद एक कुछ सेकंड के लिए दिखाया जाता है कि हमारा वोट कहाँ गया है। तो इसको वीवीपैट की जो रिसिप्ट है, उसकी पावती है, वो मिलना चाहिए और वो वहीं जमा हो जाए ताकि कोई उसको दबा ना पाए। तो ये तो होना चाहिए कि उसमें वीवीपैट के माध्यम से उसकी रसीद मिले और वो रसीद आदमी देख ले, वेरीफाई करके हाँ साहब हमने ये वोट दिया, वो उसी में डिब्बे में डाले ताकि बहुत सुरक्षित भी रहेगा, कभी जरूरत पड़े तो उसकी हो जाए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अब सरकार को ये भी प्रयास करना चाहिए, खासकर चुनाव आयोग के लिए, कि जो पूंजी की भूमिका चुनाव में हो गई है इसको समाप्त कराएं और इसके साथ साथ ये काम और करें कि मतदाताओं के लिए ऑनलाइन मतदान करने का भी सुविधा प्रदान करें। तो इससे वोट भी बढ़ेगा, इससे आदमी ज़्यादा परेशान नहीं होकर वोट दे सकेगा। बहुत सारे लोग वोट देने जाते हैं, साहब भीड़ बची है कौन जाए, आप भी वोट दे सकते हैं, घर पर उठे वोट देंगे, कोई बात नहीं, तो कर लें। जैसे कि देश में हर तरह की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे की बात कोई करना नहीं चाहता, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो। महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप टीवी चैनल्स डिबेट में भी देखेंगे तो इन चीज़ों पे कोई बहस करना ही नहीं चाहता। तो आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि देश में कोई प्रतिपक्ष नहीं है और जो प्रतिपक्ष है वो दिख नहीं रहा है। एक सत्ता पक्ष है, एक सत्ताकांक्षी पक्ष, एक है गवर्नमेंट क्योंकि विपक्ष को छाती पीटना और चाहिए। एक है गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो जिसको आप प्रतिपक्ष कह रहे हो प्रतिपक्ष नहीं है, वो है गवर्नमेंट इन वेटिंग। ये छीका टूटेगा तो हमारे लिए मिल जाएगा, तो इसलिए उनके दिमाग पे कोई नीतियों बदलाव है नहीं। जैसा कि आपने देख लिया, यूपी पुलिस की भर्ती निकली हुई थी तुरंत लोकसभा चुनाव से पहले और तुरंत कैंसिल भी कर दी गई पेपर लीक के चलते। ये पेपर लीक होना कोई एक षड्यंत्र का भाई हिस्सा क्यों हो होता सकता है पेपर लीक, क्यों होता है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मध्य अब प्रदेश तो कहते हैं कि भाई राजस्थान में, जहाँ कई जहाँ जगह। पेपर लीक होता है और पेपर लीक करने वालों को फांसी दो, क्योंकि ये एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, ये तो हजारों लाखों नौजवानों के खिलाफ अपराध होता है, तो इनको तो बहुत बड़ा दंड देना चाहिए। परंतु ये सब षड्यंत्र है। कुल मिला के सरकारें जो हैं वो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए भी ध्यान नहीं दे रही हैं, गरीबी को हटाने को भी ध्यान नहीं दे रही हैं और महंगाई को हटाने को भी ध्यान नहीं दे रही हैं। हमारा पार्टी का, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का हम लोग की जो नीति है, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि देश में दाम बांधो नीति होना चाहिए। दाम बांधो नीति का मतलब यह है कि जो सामान कारखाने में पैदा होता है, खलिहान में पैदा होता है, उसका लागत मूल्य निकाल के 50% जो कर दिया जाए, कारखाने वाले को अधिकतम और किसान को न्यूनतम, तो महंगाई घटेगी। दूसरा, जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर आज बड़ी मशीन से मुकाबला करना जरूरी है, सुरक्षा का सवाल है, हथियार का सवाल है, कुछ सवाल है, आपके स्टील का सवाल है, पर जो बकाया क्षेत्र, उन बकाया क्षेत्रों में केंद्रीकरण को समाप्त करना चाहिए। जैसे हमारी राय है कि जितनी भी हिंदुस्तान में फूड प्रोसेसिंग में कारखाने विदेश से आए हैं, पेप्सी है, कोकोला है, इनको सबको बाहर कर देना चाहिए। और हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि तहसील लेवल पर जो भी स्थानीय खाद्य उत्पादन होता है उसका खाद्य पदार्थ का कारखाना लगवा दे, तो हर तहसील पर कम से कम आपके 500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर ये मिल जाएगा तो आप मान के चलिएगा मोटा मोटी देश के 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। रेल लाइनों का सवाल है। अब सरकार क्या कर रही है कि बुलेट ट्रेन चला रही है अहमदाबाद से लेकर मुंबई। इस बुलेट ट्रेन के चलाने के ऊपर हजारों करोड़ रुपया जापान से कर्ज लेके आप लगा रहे हैं। यानी एक बुलेट ट्रेन का जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है वो बन रहा है 600-700 करोड़ रुपये में, और जो रेलवे का सामान्य ट्रैक होता है वो बन जाता है मुश्किल से 10 करोड़ रुपये में। जो 10 करोड़ में ट्रैक बनता है उसमें 2 व्यक्तियों को पक्का रोजगार मिलता है, उसमें 20 को कच्चा रोजगार मिलता है, अस्थायी रोजगार मिलता है, या भिन्न प्रकार के रोजगार मिलते हैं। तो अगर सरकार इसके बजाय अभी उन जगह पे रेल लाइन डाले जहाँ पे उसकी आवश्यकता है यातायात के, रोजगार के लिए, काम के लिए, जिससे एक रेल लाइन मंजूर कराई हुई है जिस पर हमारी पार्टी ने बड़ा संघर्ष किया था, आपको याद होगा, भिंड से लेके और
महोबा होकर बांदा तक। अब ये रेल लाइन स्वीकृत हो गई, इसका ऐलान हो गया। हमें याद है कि 2014 में जब मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने खुद ऐलान किया था कि हाँ ये रेल लाइन मंजूर हो गई और हम लोग की मांग पे ही ये हुआ था। अब ये करीब की मोटा मोटी तौर पर 250-300 किलोमीटर रेल लाइन है। अगर ये लाइन बन जाए तो 1000 लोगों के लिए पक्का रोजगार मिल जाएगा। करीब करीब 2 लाख लोगों को अस्थायी रोजगार है, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, सब चीज़ों को रोजगार मिल जाएंगे। और लोगों के लिए जो रेल मिलेगी तो सस्ता यातायात भी मिलेगा। इसके साथ साथ किसान को अपनी फसल को बड़े शहरों में बेच के भी मुनाफा कमाने की स्थिति बन जाएगी। आज आपके भिंड में टमाटर पैदा होता है पर तो बिचौलिया ले जाता है। अगर ये रेल लाइन बन जाए तो किसानों पर ला देगा, सुबह के बाजार में यहाँ पर 2 रुपये किलो के भाव से या 4 के भाव से कोई बेचेगा, 40 के भाव से बेच कर जाएगा। तो इन पर सरकार का ध्यान नहीं। तो प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जो कहे कि हम इस ढांचे को बदलेंगे, जो पूंजीवादी सोच का ढांचे को बदलेंगे, वो प्रतिपक्ष होता है। तो देश में दुर्भाग्य है कि कोई प्रतिपक्ष नहीं है, 2 पक्ष है। एक सत्ता पर बैठा हुआ है, एक सत्ता की लालच में डूबा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आगे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद।